शानदार विषय है क्योंकि ये गणित की असली ताकत को दिखाता है। ये सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, ये पैटर्न और संरचना के बारे में है। बिल्कुल। एक ग्रुप को समझना एक तरह से सिमेट्री की भाषा सीखने जैसा है। और इन नोट्स में जो आकर्षक बात है वो ये है कि कैसे कुछ बहुत ही बुनियादी विचारों से, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है जो भौतिकी और रसायन विज्ञान की नींव में मौजूद है। बिल्कुल। तो चलिए इस संरचना को ईंट दर ईंट बनाना शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये नोट्स करते हैं। सब कुछ बाइनरी ऑपरेशन के विचार से शुरू होता है। यानी आपके पास कुछ चीजों का एक सेट है और आप उनमें से कोई भी दो चीजें उठाते हैं और उन्हें एक नियम के तहत मिलाते हैं, जैसे पूर्णांकों या इंटीजर्स को जोड़ना। ये तो बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, यह हमारा शुरुआती बिंदु है। एक सेट और एक नियम। गणित की भाषा में इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा। ये बस यह कहने का एक फैंसी तरीका है, हमारे पास खेलने के लिए कुछ खिलौने हैं और उन्हें एक साथ रखने का एक तरीका है। पर असली सवाल यह है, क्या ये कोई भी पुराना सेट और कोई भी पुराना नियम हो सकता है, या हमें एक उपयोगी और सुसंगत संरचना बनाने के लिए कुछ और नियमों की जरूरत है? और यहीं से ग्रुप थ्योरी का जन्म होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। इन नोट्स के अनुसार एक ग्रुप बनने के लिए इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को 4 खास नियमों या एक्सियम्स का पालन करना होता है और यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। पहला नियम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सेट से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उन पर अपना ऑपरेशन करते हैं, तो जो नतीजा आता है वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। ये थोड़ा ऑब्वियस नहीं लगता? ये हमारे रोजमर्रा के उदाहरणों में ऑब्वियस लगता है, जैसे इंटीजर्स को जोड़ना। 2 और 5 पूर्णांक हैं और उनका जोड़ 7 भी एक पूर्णांक है। आप कभी भी पूर्णांकों की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे। सही बात है। लेकिन ये नियम सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिवर्स की तरह सोचें। अगर ये नियम टूट जाए तो पूरी संरचना तुरंत बिखर जाती है। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सभी पूर्णांकों का सेट और ऑपरेशन है भाग या डिवीजन। 3 और 2 दोनों पूर्णांक है, लेकिन 3 को 2 से भाग देने पर 1.5 आता है, जो पूर्णांक नहीं है। ओह हाँ। सिस्टम लीक हो गया, आप अपनी परिभाषित दुनिया से बाहर निकल गए। इसलिए क्लोजर ये सुनिश्चित करने वाला पहला गेटकीपर है कि आपका सिस्टम मजबूत और आत्मनिर्भर है। अच्छा, तो ये एक तरह की चारदीवारी है। जो भी होता है इसी के अंदर होता है, ये समझ में आता है। तो मान लीजिए हमारा सिस्टम बंद है। अब नोट्स दूसरे नियम पर आते हैं, एसोसिएटिव लॉ। यानी ABC = ABC। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले 2 को एक साथ ग्रुप करते हैं या आखिरी 2 को, परिणाम वही रहेगा। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये नियम अस्पष्टता को खत्म करता है। ये विश्वसनीयता और पूर्वानुमान के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक रोबोट को 3 निर्देश दे रही हैं, आगे बढ़ो, दाएं मुड़ो, ऊपर उठाओ। ठीक है। एसोसिएटिविटी ये गारंटी देती है कि आप चाहे पहले 2 निर्देशों को एक साथ माने और फिर तीसरा करें, या पहले निर्देश को बाकी 2 के परिणाम पर लागू करें, अंतिम परिणाम वही होगा। सही है। कई ऑपरेशन ऐसे नहीं होते, जैसे घटाओ, सब्ट्रैक्शन। 10 3 2 का परिणाम 5 है, लेकिन 10 3 2 का परिणाम 9 है। पूरी तरह से अलग। बिल्कुल। आप एक ऐसी प्रणाली पर भरोसा नहीं कर सकते जो इस तरह से व्यवहार करती हो। तो एसोसिएटिव लॉ पर्दे के पीछे का वो गुमनाम हीरो है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में स्थिरता बनी रहे। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। तो हमारे पास अब एक बंद और भरोसेमंद सिस्टम है। कोई लीक नहीं, कोई अस्पष्टता नहीं। अब नोट्स एक ऐसे कॉन्सेप्ट का परिचय देते हैं जो मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगा है। आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा। एक ऐसा एलिमेंट E जिसका काम है कुछ भी ना करना। जब आप इसे किसी भी चीज के साथ मिलाते हैं तो वो चीज नहीं बदलती। AE = A। पूर्णांकों और जोड़ के लिए ये 0 है। इसका क्या मतलब है? एक ऐसा एलिमेंट रखना जिसका कोई असर ही ना हो, ये बेकार नहीं लगता? पहली बार में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये शायद सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक लंगर की तरह है, एक होम बेस। होम बेस। हाँ, एक न्यूट्रल ग्राउंड, एक संदर्भ बिंदु जिसके सापेक्ष बाकी सब कुछ मापा जाता है। बिना 0 के आप नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं को कैसे परिभाषित करेंगे? बिना कोई बदलाव नहीं की स्थिति के अब बदलाव को कैसे मापेंगे?
अगर हम एक स्क्वायर की सिमेट्री की बात करें तो आइडेंटिटी ऑपरेशन उसे 360 डिग्री घुमाना है। आप ठीक वहीं वापस आ जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। ये घर की अवधारणा है। ये वो जगह है जहां से सभी यात्राएं शुरू होती हैं और जहां वे समाप्त हो सकती हैं। अच्छा, तो ये हमारे मैप पर आप यहाँ है वाला निशान है, एक शुरुआती बिंदु। अब ये समझ में आता है। तो अगर हमारे पास एक होम बेस है और हम कोई ऑपरेशन करके उससे दूर चले जाते हैं, तो क्या वापस आने का कोई पक्का रास्ता है? बिल्कुल। मुझे लगता है कि नोट्स का चौथा और आखिरी नियम इसी बारे में है, इन्वर्स का अस्तित्व। एग्जैक्टली। ये अंडू बटन है और ये ग्रुप थ्योरी का दिल है, खासकर जब हम सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। अच्छा। ये नियम कहता है कि आपके सेट में हर एक एलिमेंट ए के लिए एक और एलिमेंट ए डैश या उसका इन्वर्स मौजूद होना ही चाहिए, जो उसे वापस आइडेंटिटी पर ले आए। ए डैश इज इक्वल टू ई। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई डेड एंड नहीं है, हर क्रिया को पलटा जा सकता है। तो ये एक वीडियो गेम में रीसेट बटन की तरह है। आप हमेशा शुरुआत में वापस आ सकते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये इतना शक्तिशाली क्यों है। हाँ, और इसे सिमेट्री से जोड़कर देखिए। अगर आप एक चौकोर को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो ये एक सिमेट्री ऑपरेशन है। इसका इन्वर्स क्या है? उसे 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना। बिल्कुल। और आप कहाँ पहुंचते हैं? वापस होम बेस पर, यानी आइडेंटिटी की स्थिति में। हर सिमेट्री ऑपरेशन को पलटा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिमेट्री का कोई मतलब ही नहीं होता। वाह। ये नियम सिर्फ गणित के लिए नहीं है, ये इस बात का प्रतिबिंब है कि भौतिक दुनिया में संतुलन और संरचना कैसे काम करती हैं। तो चलिए इसे एक साथ रखते हैं। हमने एक गणितीय मशीन बनाई है जिसके 4 नियम हैं। पहला, ये क्लोज्ड है, मतलब मशीन के पुर्जे और नतीजे हमेशा मशीन के अंदर रहते हैं। सही। दूसरा, ये एसोसिएटिव है, मतलब ये भरोसेमंद तरीके से काम करती है, चाहे आप उसे कैसे भी ऑपरेट करें। तीसरा, इसमें एक आइडेंटिटी है, एक होम बेस या न्यूट्रल गियर। और चौथा, हर एक्शन का एक इन्वर्स है, एक अंडू बटन। और इन 4 नियमों का पालन करने वाली कोई भी संरचना एक ग्रुप है। बस इतना ही। और अब आती है इसकी सबसे जादुई बात, जो इन नोट्स का असली सार है। क्या? हमने उदाहरण के लिए पूर्णांकों और चौकोर के रोटेशन का इस्तेमाल किया। लेकिन ये सुंदरता इस बात में है कि ये कोई भी चीज हो सकती है। एक रूबिक्स क्यूब के सभी संभव मूव्स का सेट एक ग्रुप बनाता है। क्रिस्टल में परमाणुओं की व्यवस्था एक ग्रुप बनाती है। कण भौतिकी में उप परमाणुविक कणों की अंतरक्रियाओं को ग्रुप थ्योरी द्वारा वर्णित किया जाता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जो तर्क और प्रमेय हम पूर्णांकों के जोड़ जैसे सरल ग्रुप के लिए साबित करते हैं, वे स्वचालित रूप से एक क्रिस्टल की संरचना या क्वांटम मैकेनिक्स पर भी लागू हो जाते हैं? ठीक यही। बस शर्त यह है कि वे इन 4 नियमों का पालन करें। बिल्कुल, यही एब्स्ट्रैक्शन की शक्ति है। आपको हर बार पहिया फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये जांचते हैं कि क्या कोई सिस्टम ग्रुप के इन 4 नियमों को पूरा करता है। अगर वो करता है तो आप अचानक उस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, भले ही आपको उसके अंदर की चीजों के बारे में कुछ भी ना पता हो। ये संरचना का एक सार्वभौमिक खाका है। ये नोट्स, जो पहली नजर में सिर्फ सूखी परिभाषाएं लग रहे थे, असल में एक मास्टर की हैं जो अनगिनत अलग अलग दुनियाओं के दरवाजे खोलती है। ये तो सोच बदलने वाला है। ये ऐसा है जैसे आपने भाषा के व्याकरण को समझ लिया हो और अब आप उस व्याकरण का उपयोग करके कोई भी कहानी लिख सकते हैं या किसी भी कविता का विश्लेषण कर सकते हैं। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये उनके बीच के संबंधों के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ग्रुप थ्योरी संबंधों का अध्ययन है। ये इस बात पे ध्यान नहीं देता कि एलिमेंट क्या हैं, बल्कि इस पर कि वे एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। और ये